नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। भारत में कोरोना वैक्सीन तैयार होने के बाद प्रत्येक राज्य को कोरोना वैक्सीन भेजी जा रही है। इसी के तहत आज उत्तराखंड में भी कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई। पहली खेप में 1,13,000 डोज है, जो पुणे से विशेष विमान के जरिए जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंची। वैक्सीन के 2 डोज के हिसाब से 50,000 हेल्थ वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे। पहली वैक्सीन लगाने के 28 दिन के भीतर दूसरी डोज दी जाएगी और देश भर में 28 ये जो दिन है यानी 28 दिन के भीतर 2 डोज दी जाएंगी और देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का आगाज होने वाला है, टीकाकरण का आगाज होने वाला है। ऐसे में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन दी जाएगी। उसको लेकर अब तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। ड्राई रन लगातार किया गया है। और उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। नेता एक तरफ से सियासी तीर तो दूसरी तरफ से सियासी चालें चल रहे हैं और यह जंग भी विपक्ष से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच चल रही है। हरीश रावत खेमा, प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदयेश के बीच चुनावी तैयारियां छोड़ मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बयान और उसके बाद पलटवार का सिलसिला जारी हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की आगामी 2022 के मद्देनजर पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने के ट्वीट के बाद राजनीति तेज हो गई है। अब नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने फिर से हरीश रावत पर न सिर्फ तीखी टिप्पणी की बल्कि इशारों ही इशारों में बहुत कुछ याद भी दिला दिया। तो उत्तराखंड में कांग्रेस आपस में ही उलझी हुई नजर आ रही है। हमारी तो उनसे यही प्रार्थना है कि ऐसा वातावरण बनाए जिससे जनता वोट देने को तैयार है, वो भागे ना हमसे। लगातार सोशल मीडिया के जरिए वो ट्वीट करते जा रहे हैं। कई ऐसा लगता है कि कांग्रेस एकजुट होने के बजाय अलग अलग बिखराव की स्थिति में दिख रही है। देखिए, हम लोग सब एकजुट हैं। अब जिनकी महत्वाकांक्षा होगी वो एकजुट नहीं होना चाहते। तो मैडम, ऐसा लगता है इस तरह के बयानों से जनता के बीच में एक गलत मैसेज जा रहा है, नुकसान। अब ये कोई नए आदमी थोड़ी है, उन्हें राजनीति करते हुए ब्लॉक प्रमुख से लेकर मुख्यमंत्री तक सब बन चुके हैं। वो राजनीति को खूब समझते हैं। तो क्या वो खुद को चेहरा घोषित कराना चाह रहे हैं? इस तरह के लगातार घोषित कराना चाह रहे हैं, हमें तो कतई आपत्ति नहीं, लेकिन ये काम केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। वो अपना चेहरा घोषित करा दें, हम में से कोई विरोध नहीं करेगा। नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब उनके पूर्व कर्मचारी नीरज अग्रवाल ने उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, पूर्व कर्मचारी ने दावा किया है कि उनके पास इन आरोपों के सबूत भी हैं। बता दें कि रुड़की मेयर गौरव गोयल पर महिला ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोप लगाकर गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी और कहा था कि मेयर पर कार्रवाई की मांग है और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। लेकिन अब उनके पूर्व कर्मचारी ने भी मेयर के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर उनकी मुसीबत बढ़ा दी है। दरअसल रुड़की मेयर गौरव गोयल के पूर्व कर्मचारी नीरज अग्रवाल का दावा है कि नगर निगम ने नाले की सफाई के लिए जो नाला गैंग की टीम बनाई थी उसमें काफी नाम फर्जी हैं, जिसके खातों में बिना कुछ करे नगर निगम से सैलरी आई है। 8421 रुपए आते थे, क्योंकि 21 रुपए नहीं निकल सकते, तो हम 8400 रुपए, हम सभी भाई, मैं अकेला नहीं, वो सारे जावेद, शादाब, मोबिन, नौशाद, जो सभी हम 5-6 लोग जाते थे एक साथ, वो लाके माननीय मेयर साहब रुड़की को रिसीव करा देते थे। हमें केवल उसमें ये होता था कि 21 रुपये, भाई लीगल वे में हम निकाल भी नहीं सकते, वो 21 रुपये ही वहाँ रहते थे। मेरा आज भी खाता माइनस में है। और जो माननीय मेयर साहब मुझे कह रहे हैं मैं मानसिक रोगी हूँ, ठीक, इस मानसिक रोगी को उन्होंने आज से कुछ 10-20 अप्रोक्स ये लगाइए आप 3 दिसंबर को कोरोना सर्टिफिकेट दिया था। मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आप कहें तो मैं दिखा भी दूंगा आपको, मेरे पास है। महिला का आरोप हो, चाहे नाला गैंग का मामला हो कि फर्जी तरीके से तनख्वाह निकाली गई हो, ये सब जांच का विषय है। जांच के होने के बाद जो सत्यता सामने आएगी तब इस पर हम बात करेंगे। देखिए भाई साहब, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनेकों योजनाओं को बहुत कुशलता से चलाया जा रहा है और हमें फिर 2022 में जनता के बीच में जाना है। तो हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकारें बड़ी ईमानदारी से चल रही हैं और हम जानते हैं ईमानदारी से चल रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज तक एक भी घोटाला कहीं पर भी नहीं हुआ है। जो नाला गैंग का घोटाले की बात जो आ रही है उस पर भी मुझे लगता है ये भी भ्रांतियां हैं
और इसकी निष्पक्ष अगर जांच होगी तो ये भी एक भ्रांतियां दूर होगी। और आगामी कुंभ को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से इसको कोरोना काल में संपन्न किया जाएगा। इसी को लेकर हरिद्वार के भल्ला कॉलेज ग्राउंड में आज आईजी कुंभ संजय गुंज्याल के जरिए पुलिस की ब्रीफिंग की गई, यानी उनको एक तरीके से उनसे बात की गई, जिसमें कुंभ मेला पुलिस और हरिद्वार के एसएसपी समेत कुछ अधिकारियों ने ब्रीफिंग में भाग लिया। साथ ही आईजी कुंभ संजय गुंज्याल ने कहा कि मकर संक्रांति का ये स्नान कुंभ में पड़ने वाले स्नान की तर्ज पर किया जा रहा है। हालांकि अभी कुंभ का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। पहला स्नान है और ये स्नान पर्व है। यद्यपि कुंभ मेले का नोटिफिकेशन ये बाद में आएगा, परंतु इस वर्ष का एक स्नान है। और जो कुंभ मेला पुलिस और हरिद्वार पुलिस मिलकर इस आयोजन को पुलिस व्यवस्था को इसलिए कर रही है ताकि पहले से हमें अनुभव प्राप्त हो और एक तरह से रिहर्सल हो जाए जो मुख्य स्नान कुंभ अवधि के दौरान होते हैं उसके लिए। और क्योंकि हरिद्वार में भीड़ का प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो यहाँ पर पुलिस फोर्स चाहे बाहर से आई हो और जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज आई है उनको लगातार यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में और यहाँ की व्यवस्था के बारे में पहले से जानकारी हो। क्योंकि मार्च में जब सीधे कुंभ मेला अवधि का स्नान आएगा और उस दौरान एकदम ड्यूटी करना पड़ेगा, तो उस दौरान अनुभव की कमी एक अवरोध के रूप में ना हो, इस वजह से हम लोग ये सारे मकर संक्रांति का जो पहला स्नान है इसकी तैयारी कर रहे हैं। और उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तैयार करने में जुट गई है और प्रदेश के हर मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने मसूरी में शिवन कोर्ट से बेघर हुए परिवारों से मुलाकात की और उनको न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। नवीन पिरसाली ने इस दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने बढ़ती ठंड में गरीब लोगों को सड़क पर छोड़ दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार गरीबों का शोषण कर रही है, जिससे प्रदेश के गरीब और असहाय लोग परेशान हैं, जिसका जवाब 2022 में दिया जाएगा, जब प्रदेश की जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। तो मिशन 2022 में आम आदमी पार्टी जुटी है, लोगों के बीच जाके उनके समस्याओं को सुन रहे हैं। जो नेता है आम आदमी पार्टी के, उन्हें आश्वासन दे रहे हैं समाधान करने का, उनका साथ देने का, और यह भी कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में जो हालात हैं उससे बदलाव के लिए उसमें 2022 में सत्ता परिवर्तन होगा। आम आदमी पार्टी चूंकि पूरी तरीके से अब सक्रिय नजर आ रही है उत्तराखंड में भी और अपनी जमीन तलाश रही है। है कि पिछले 5 महीने में ये जनता, ये लोग मसूरी की सड़कों में इस हड़ कपाती ठंड में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन ना कोई प्रशासन ना शासन का कोई भी प्रतिनिधि इनकी सुध लेने को तैयार है। मानवाधिकार आयोग ने इन पर संज्ञान लिया था, उन्होंने प्रशासन को नोटिस भेजा, 2 बार नोटिस भेज चुके हैं। ना तो डीएम साहब ने कोई कार्रवाई इसमें की, ना एसडीएम साहब ने कोई कार्रवाई की, और मानवाधिकार के आयोग के नोटिस को भी यहाँ से तामील नहीं किया गया है। और आज ये लोग अपना हक जब भी मांगते हैं इनको बंद कर दिया जाता है, डराया जाता है। गरीब लोग हैं, कहाँ जाएं? ना तो उनको कानून का पता है, ना उनके पीछे कोई इतनी विषय है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उत्तराखंड में गरीबों का शोषण कर रही है, गरीबों को उजाड़ रही है, अब मैं समझता हूं कि जनता आने वाले टाइम में इनको जवाब देगी। बहुत ही अमानवीय कृत्य है जो पुलिस प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि ये कहीं न कहीं से इसकी चाबी सरकार और की ओर से ही है। सरकार चाहती है कि वहां पर प्रोजेक्ट बने, और हम भी चाहते हैं कि प्रोजेक्ट बने, मसूरी का विकास हो, लेकिन गरीबों का हक मारकर और उनकी छत उजाड़ कर अगर ये कोई प्रोजेक्ट बनता है तो मैं समझता हूं कि इस प्रोजेक्ट का कोई फायदा न जनता को मिलने वाला है, न किसी को फायदा होने वाला है। वो फायदा केवल 450 करोड़ का जो बजट इसमें आ रहा है उसकी बंदर बांट के लिए जल्दबाजी की जा रही है, जिसकी जल्दबाजी में इन लोगों को वहां से बेघर किया गया। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए बनाई गई कमेटी के बावजूद किसान अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं। इसे लेकर रुड़की में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने आज प्रशासनिक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां ऐलान करते हुए कहा कि आगामी 23 जनवरी को भारी लाव लश्कर के साथ गवर्नर हाउस का घेराव किया जाएगा
और केंद्र सरकार के जरिए लागू किए गए कृषि कानून का विरोध किया जाएगा। किसानों ने कहा कि उच्च न्यायालय के जरिए कृषि कानून के आदेश से वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार ने अपने ही लोगों के जरिए बनाई गई कमेटी को खड़ा कर दिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। तो किसान करीब करीब पिछले 50 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पे देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पे रोक लगाई, एक कमेटी का गठन किया है। अब कमेटी के सदस्यों को लेकर भी किसानों की नाराजगी सामने आ रही है और रुड़की में किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, प्रदर्शन किया और ऐलान किया कि 23 जनवरी को राजभवन का घेराव करेंगे। जो भी दिल्ली से ऐलान होगा, ये सबसे बड़ी जंग जो देश दुनिया में विख्यात होगी। इतना बड़ा आंदोलन कभी हुआ नहीं और ये दिल्ली से जो ऐलान होगा हम उसी का फॉलो करेंगे। हम रात दिल्ली से आए और हमें कहा कि आप 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर और गवर्नर हाउस घेरो, ताकि यहाँ के सरकार को, देश की प्रदेश की सरकारों को सुभाष चंद्र बोस के आदर्श याद आ जाए और वो जनता के हक में काम करो। जिस तरह सुभाष चंद्र बोस ने अपनी IAS की डिग्री पर हाथ मारकर जनता के लिए काम करा था, ऐसे आदर्श ये लोग अपनाओ। उसके लिए हम इन्हें याद दिलाने के लिए गवर्नर हाउस का जो घेराव करेंगे और ये सरकार को कहेंगे कि ये तीनों काले कानून वापस हों। वादे करे थे कि कर्जा माफ़ करूँगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट करूँगा, लागू आमदनी दुगनी करूँगा और बिजली फ्री दूँगा, तमाम वादे जो करे थे। तो इतनी झूठ बोल कर वोट लेना तो मैं नहीं मानता कि एक जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो उनके लिए ठीक है। इतनी झूठ बोल कर वोट नहीं लेनी चाहिए, इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। कम से कम 80% तो जो बोल रहा है उसका 80% तो पूरा करना चाहिए। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। गदरपुर में सिंह सभा गुरुद्वारे के निकट लोहड़ी पर्व पे क्षेत्र के किसानों ने लोहड़ी में कृषि कानून की कॉपी जलाकर विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेता तलविंदर कलसीर के नेतृत्व में भारी संख्या में क्षेत्र का किसान इकट्ठा हुए थे और किसान नेता का कहना है कि केंद्र सरकार अपनी जिद पर और किसानों पर काला कानून लागू करने का काम कर रही है। यानी केंद्र सरकार जिद कर रही है, जबरदस्ती ये कानून थोपे जा रहे हैं, जिसे देश का किसान किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगा। वहीं किसान नेता राजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए जिन लोगों की कमेटी में शामिल किया गया है, जिन लोगों को, उनमें से 3 लोग वही हैं जिन्होंने पहले ही सरकार के फैसले को सही बताया। तो कृषि कानून के खिलाफ यहां पे लोगों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया किसानों का, और किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, अपना गुस्सा जाहिर किया, कानून की कॉपी जलाई और एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के आह्वान पर हिंदुस्तान में आज लोहड़ी मनाने का एक नायाब तरीका ढूंढा गया है। लोहड़ी जलाते समय काले कानून 3, जिसका भरसक विरोध पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, उन कानून की प्रीतियों को जलाने का काम आज हमने किया है। हम सब बहुत प्रसन्न हैं। ये गदरपुर गुरुद्वारे के बाहर लोहड़ी जलाई गई, उसमें कानून की प्रीतियां जलाई गई। हम सब के लिए आज ये बहुत खुशी का पर्व है। हमारी सरकार ने जो काले कानून लागू किए हैं, पूरे देश के किसानों को बर्बाद करने के कगार पे ला खड़ा कर दिया है। देश का किसान के साथ साथ देश का हर नागरिक परेशान है। साथियों, यहाँ तक कि हमारे जवानों के मैसेज आ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो अन्न के बिना रह सकता हो, कि अन्न पैदा करने वाला जिसे अन्नदाता कहा जाता है, आज वो दुखी है, सड़कों पे है। वो सीधी हमारा तानाशाही सरकार की वजह से है। जो वहाँ मुखिया लोग बैठे हैं सिंगू बॉर्डर पर, उनका आदेश था कि पूरे देश में आज लोहड़ी वाले दिन इन 3 काले कानूनों की प्रतियां को जलाकर सरकार को विरोध किया जाए, ताकि सरकार ये ना समझे कि किसान चुप हो गया है या बैठ गया है किसी उसके झांसे में आकर। नए कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस 15 जनवरी को देहरादून में राजभवन का घेराव करेगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई, जिसमें इंटेक कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष यानी जो इंटेक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हीरा सिंह बिष्ट, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें किसानों के मुद्दों पर
सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। बैठक समापन के बाद हीरा सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि नए कृषि कानून किसान विरोधी हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर राजभवन का घेराव किया जाएगा। साथ ही 18 जनवरी को किसान आंदोलन के समर्थन में कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। आज हमारे इंटक की बैठक थी कार्यकारिणी की। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक तो 15 तारीख को जो राज्यपाल के यहाँ कूच करना है, कांग्रेस का उसमें सहयोग करें। किसानों के पक्ष में जो किसान ठंड से मर रहे, 50 से अधिक किसान मर चुके, उनकी मांगें पूरी नहीं करी जा रही। और काला अध्याय जो जोड़ा है कि 3 बिल बिना चर्चा के, जैसे 44 संशोधन श्रमिकों के खिलाफ पास कर दिए, उसी तरह से 3 विधेयक किसानों के मौलिक अधिकार छीनने का काम किया। उसको वापस लेने के ऊपर जो सर्दी में ठंड से मर रहे और मोदी जी कोई चर्चा नहीं करो, कोई संज्ञान नहीं लेना चाह रहे लाखों किसानों का, तो उसके समर्थन में रैली, उसमें सबको भागीदारी इंटक को बढ़ चढ़ कर लेनी है। उसके बाद 18 तारीख को हम कैंडल मार्च श्रमिकों के और किसानों के पक्ष में यहाँ पर करेंगे। और फरवरी में बड़ा विशाल प्रदर्शन करने की हमारी तैयारी चल रही है। इंटक को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में वो जिम्मेदारी हम कर रहे हैं। जैसे प्रदेश में हमारे निजीकरण के खिलाफ है, जो हमारे कारखाने बेरोजगार हो गए, जो 14 करोड़ बेरोजगारी हो गई, जो महंगाई चरम सीमा पर है, हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निगमीकरण कर रहे, सारे जो सरकारी उपक्रम हैं, चाहे बैंक को निजीकरण करने के जो तूफान मोदी जी चल रहे, उसके खिलाफ सब लोग लामबंद होकर प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करेंगे। उधम सिंह नगर में अलग अलग हुए 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जिले के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये घटना तो है, एक तो मोहनपुर पड़ता है, ये दिनेशपुर थाने क्षेत्र में है, मोहनपुर नंबर 2। वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली जो है एक लेबर को, जो मटर बीनने वाले जो लेबर होते हैं, उनको लेके आ रही थी, और एक मोटरसाइकिल अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। मोटरसाइकिल बताया जा रहा है कि बहुत रैश ड्राइविंग में, बहुत तेज़ रफ्तार में थी, तो वो उसके कारण जो है एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक की डेथ हुई है। दूसरा, एक कल दिन में शाम को, लगभग आफ्टरनून में, शाम को 3:30-4 बजे एक ट्रक जो लालपुर में जो टोल प्लाजा है, वहाँ पर एक ट्रक को बैक करने के चक्कर में उसका जो कंडक्टर था वो बैक करा रहा था, तो वो कंडक्टर कुछ गलतफहमी के चक्कर में कारण जो है वो ट्रक के चपेटे में आ गया और उसकी डेथ हो गई। ये घटनाएं घटी हैं। दोनों मामलों में हमने जो पंचायतनामा या अन्य जो कार्रवाई होती है हमने कर दी है, और इसमें मुकदमा पंजीकृत का अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देश भर में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है, जहां बर्ड फ्लू के चलते पक्षियों की लगातार मौत हो रही है, और इसी को उत्तराखंड के चमोली में भी कई कौवों की मौत हो चुकी है, और जिससे इलाके में बर्ड फ्लू की दहशत है। वहीं स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप है। इसको लेकर प्रशासन को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी, वन विभाग को दी। अब जांच की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी कई जगह मृत पक्षी पाए जा चुके हैं। और उत्तराखंड का चक्राता क्षेत्र यूं तो प्रदेश भर में अपनी अतिथि देवो भवो की संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहां पर जो प्रकृति के रमणीक खजाने हैं, उन्हें देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहां आने लगे हैं। और इन्हीं नजारों में है वैराट खाई पर बनने वाली विंटर लाइन, जो पर्यटकों में प्रकृति से प्रेम करने का जोश भरती है। बता दें कि जौनसार बावर के विराट खाई में जहां सुबह पूर्व की तरफ हिमालय की एक लंबी श्वेत श्रृंखला स्पष्ट वह दिखाई देती है, और शाम में पश्चिम दिशा में यह विंटर लाइन का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावना है। मैं बात कर रहा हूं जौनसार बावर के विराट खाई नामक स्थान की, जहां सुबह का नज़ारा अद्भुत होता है। हिमालय की एक श्वेत लंबी पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है, वो शिखर जिसको देखने के लिए पर्यटक लालायित रहता है। शाम के समय का नज़ारा और भी अद्भुत होता है, जब शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर विंटर लाइन का अद्भुत नज़ारा
जो भगवे कलर की एक लंबी पट्टी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में दिखाई देती है, निश्चित रूप से यह आकर्षण पर्यटकों को और अधिक बढ़ा सकता है। सरकार को चाहिए कि ऐसे स्थानों को विकसित कर, जिस प्रकार मसूरी में कार्निवाल का आयोजन किया जाता है, ऐसे स्थानों पर भी आयोजन किए जाने चाहिए। और लालकुआं में बीते रविवार को आरा मशान पर वन विभाग ने छापेमारी कार्रवाई में शीशम और सागौन की लकड़ी बरामद की थी, जिसको लेकर वन विभाग ने आज आरा मशीन को सीज कर दिया। साथ ही जिस ट्रैक्टर ट्रॉली पर प्रतिबंधित लकड़ी आई थी, उसके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। तो ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है लालकुआं में, जहां आरा मशीन पर वन विभाग ने छापा मारा। मसूरी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कुंभ मेले को लेकर प्रदेश सरकार के जरिए की गई तैयारियों पर सवाल उठाए। प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कुंभ मेले को लेकर तैयारियों से संतुष्ट नहीं है। प्रीतम सिंह का कहना है कि कुंभ के मेले में पैसों की बंदरबाट की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के लिए 4800 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन केंद्र सरकार से राज्य सरकार को मात्र 800 करोड़ रुपए ही मिल पाए हैं और उससे भी बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, यानी जो पैसा आया है उसमें भी बंदरबाट की जा रही है। कांग्रेस का यह बड़ा आरोप। केंद्रीय मंत्री नहीं संतुष्ट, वो कह रहा कुंभ के कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ। तो आप और हम तो रोज देखते हैं क्या हालत है कुंभ में, कोई काम हुआ? कुंभ के करने के लिए लगभग 4800 करोड़ का बजट था, उसमें से मात्र जो है मेरे ख्याल से 800 करोड़ रुपया मिला है और उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कुंभ में कोई कार्य नहीं हो रहा है, लीपापोती करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। आज हालत यह है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात नहीं कर पाते हैं कि हमको कुंभ के लिए पैसा दीजिए। हमने देवप्रयाग को जो है कुंभ क्षेत्र में शामिल किया था, इन्होंने हटा दिया। क्यों हटाया आपने? हमने तो अर्ध कुंभ में सम्मिलित किया था, लेकिन इन्होंने उसको हटा दिया। उत्तर प्रदेश में कुंभ होता है, भरपूर पैसा जो है केंद्र सरकार देती है। हमारे राज्य में कुंभ होता है तो केंद्र सरकार भी हाथ खींच देती है। डबल इंजन अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया। मकर संक्रांति, अमावस्या और पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इस पर्व को लेकर हरिद्वार में लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। तिलकुट, चूड़ा और गुड़ का बाजार अपने परवान पर है। बाजारों में कुछ ज्यादा ही चहल पहल देखने को मिल रही है। लोग इस त्योहार को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ उत्तरायण और दक्षिणायन 2 अयन हैं। साल भर में, एक साल में 2 अयन पड़ते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो यानी हम जो भारतवर्ष है, हमारे उत्तरायण में यानी उत्तरी जो गोल है, जो उत्तरी जो ध्रुव है उस पर उसके सन्निकट है, स्थित है। और जब दक्षिण में तो यानी साउथ आदि की स्थिति में जो है वहाँ पे रहता है। धीरे धीरे सूर्य भगवान हमारे जो है उत्तरी गोल में आते हैं, तो यहाँ गर्मी का ताप बढ़ता है। 14 जनवरी के बाद यानी गर्मी का ताप बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, गर्मी प्रारंभ हो जाती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये ऊर्जावान स्रोत है। यहाँ से ऊर्जा प्रारंभ हो जाती है, लोगों के अंदर संचार प्रारंभ होता है, कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। आपको बोला था कि जो नहीं घर से नहीं आते, कोई जो बुजुर्ग है, जो अस्वस्थ है, जो दिव्यांग है, वो जो कोविड पेशेंट है, वो अपने घर में ही बाल्टी में जल भरे और जल में गंगा जल मिला ले और उसमें थोड़े तिल डाले, उससे स्नान करे। उतना ही महत्व है जितना गंगा स्नान का महत्व है। क्रांति का स्नान सनातन धर्म का एक पावन त्यौहार है। इसमें विशेष तौर से खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इस पवित्र दिन के अंदर आदमी को अपना विवेक से मांस मैदा की तरफ नहीं जाना चाहिए, नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि सूर्य उत्तरायण का प्रथम पर्व है और इसी से सारे त्यौहार, आगे के त्यौहार जो हैं हमारे, जहाँ बसंत पंचमी है, शिवरात्रि है और गर्मियों के जितने त्यौहार हैं, ये खुलते चले जाते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।